सर से पांव तक सफेद रंग का लिबास जेब तन किए हुए वो कोई परिस्तान की शहजादी ही मालूम होती थी, लेकिन वो इस तलिस्माती शहजादे की पहुंच से कोसों दूर थी। हमेशा की तरह वो इसकी साने बगैर आगे बढ़ती जा रही थी और वो शहजादा घुटनों के बिल बैठा मुसलसल चला रहा था। प्लीज रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, देखो मैं मर रहा हूँ, प्लीज एक दफा मेरी बात सुन लो। लेकिन वो मगरूर सी चाल चलती इसे देखे बिना अपनी मंजिल की जानिब बढ़ती जा रही थी। रात का शायद आखिरी पहर रुखसत चा रहा था और वो मक्का शरीफ के आरामदेह होटल के ठंडे कमरे में नर्म गुदाज बिस्तर पर सो रहा था कि अचानक वो ख्वाब के जेरे असर पसीने से शराबोर गर्दन में हिलाता नींद से जागा था। दिल था कि बाहर निकलने को बेताब था। ये ख्वाब अक्सर उसे बेचैन रखते थे, जिनसे वो चाहकर भी छुटकारा नहीं पा सका था। कुछ पल यूं ही बैठे गुजर गए तो उसने अर्द गिर्द नजर घुमाकर अपने सोए हुए दिमाग को बेदार करना चाहा था, ताकि पता चल सके वो उस वक्त कहाँ मौजूद है। ज़हन बेदार होते ही वो झटके से अलिफाटे और चप्पल पाँव में उड़सता वाशरूम में भागा था और वजू करता वो बर्क रफ्तारी से हरम कबा की तरफ दौड़ा। इस हरम कबा की तरफ जहां रात की सियाही ने दाखिल होने की कभी जारत न की, जहां सदियों से सिर्फ आज आलूहे का ही राज है और रोज महशर तक रोशनियां और नूर के फवारे इसी तरह फूटते रहेंगे। वो हरम शरीफ के रोशन सहन में दाखिल हो रहा था। नींद की बेदारी और नशा सरवर से इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। अचानक फजर की अजान से फजाओं में रूपरवर इर्तियाश सा बरपा हो गया। रू बिल्ली की शीरीनी में डूबे इत्रबीज कलिमात इसकी रूह और बातिन के अमीक तरीन गोशों में सरवर के दरिया बहाने लगे। अजान के कलिमात ते से इसके बातिन के अंधेरों में सैकड़ों नूरानी चिराग जलने लगे और इसके जिस्म के पूर में लर्जिश सी तारी होने लगी थी। अलिले की बढ़ाई का इजहार चारों तरफ जारी थी। अजान के मुश्कबू कलमाते की फुआर जारी थी। अजान बिल्ली ने अजब समा बांधा हुआ था। सुबह का वक्त अजान के अल्फाज हरम कबा के दर ओ दीवार सफीदो सब्ज नूर में नहाए मीनार गलाफ कबा से टकराते अल्फाज दीवानावार इसके दिल को मसहूर कर रहे थे। वो इस पुरसुकून से माहौल में नमाज़ फजर अदा करने लगा था। दिल था कि खुदा की मोहब्बत को महसूस करते हुए तेज रफ्तारी से धड़क रहा था। नमाज अदा करने के बाद इसने कपकपाते हाथों को दुआ के लिए ऊपर अलिफाटे अलिफ था। दिल में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन कांपते होंठों से वो अल्फाज अदा नहीं कर पा रहा था। आंसू टूटकर इसकी दाढ़ी में जिज्ब हो रहे थे। आरबो ताव तो दिलों के हाल जानता है, ताव तो शारक से भी ज्यादा करीब है, ताव तो अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करता है। नाए मेरे परवरदिगार, में भी तो तेरा बंदा हूँ, मैं मानता हूँ मैं बहुत गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, फिर भी तेरी रहमत का तलबगार हूँ। मेरे मालिक मुझ पे रहम कर, तो जानता है मैं बेबस हूँ, मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन मेरी रूह उसके बिना अधूरी है। मेरा दिल इसकी कुर्बत के लिए बेचैन है, मेरा वजूद इसके बिना बेजान महसूस होता है। वो औरत मेरी नस नस में समा चुकी है कि दोनों जहानों के जानने वाले तो मेरा हाल बखूबी जानता है ना। तो इस औरत को मेरा कर दे, अगर नहीं तो मेरी रूह को सुकून अता कर दे। मुझे इस जलती आग में जलने से बचा ले मौला। मैं तो एक आम सा बशर हूँ और तेरा ये आम सा बशर तुझसे तेरी बहुत खास बंदी को मांगता है, तो देने वाला है, बेशक तो ही दे सकता है। इस पाकीज़ा सी औरत को मुझे सौंप कर मेरी तड़पती रूह को पुरसुकून कर दे। मेरी रूह को मेरे जिस्म से जादी करके मुझे इस मुश्किल से नजात दे दे। मुझसे ज्यादा गुनहगार और बदनसीब कौन हो सकता है। जहां लोग अपने गुनाहों की मुआफी और तेरी कुर्बत मांगते हैं, मैं वहां बैठ कर तुझसे एक औरत को मांग रहा हूं, मैं किया करूं। अल्ले में बेबसी की आखिरी हुदूद को छू रहा हो। वो ज़ारों कतार रोते हुए सजदे में सर गिरा गया था। ए बीनी अलिफाटे के चाय बना दे, मामी जमीला आई हुई हैं, जो छोटों से लेकर बड़ों तक सब की मामी ही थीं, बाप की भी मामी और औलाद की भी मामी। रख्शी ने नावल पढ़ती बीनी की टांग को खींचते हुए कहा, क्या मुसीबत है यार, मुझसे नहीं बनती ये चाय वाय, और मामी जमीला को कोई और काम नहीं है जो कंधे उचकती रोज हमारे घर तशरीफ फरमा होती है। न बनो फिर बड़ी उम्मी की लाठी तुम्हारी कमर में ही घिसेगी। वो मजे से बोलती बेड पे दराज हुई थी और बीनी मुंह बनाती अलिफाटे खड़ी हुई, लेकिन कुछ याद आने पे वापस पलटी थी। बड़ी चालाक हो वैसे, सिलेंडर की गैस खत्म है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं यानी कि बीनेश अपने उन नाजुक नरम मुलायम मलाई जैसे हाथों से चूल्हे में लकड़ियां जला कर चाय बनाएगी। खुशफहमी है तुम्हारी। इसने नौसत से सर झटकते हुए फिर से मोबाइल अलिफाटे अलिफ था। बीनी, अगर बड़ी उम्मी आ गई ना तो मुझे मत कहना, मेरा काम इनका पैगाम तुम तक पहुंचाना था जो मैंने पूरी ईमानदारी से तुम
तक पहुंचाकर अपना फर्ज अदा कर दिया। वो हाथ अलिफाटती बोलती दूसरी साइड को करवट ले गई थी। बीनी दांत पीसती ढीठ बनी बैठी रही। चंद पल ही सुकून के गुजरे थे जब बड़ी उम्मी की लाठी इसकी कमर के आर पार होती महसूस हुई थी। कब से कहा है इपाहे के लिए चाय बना दो, पर मजाल है जो तुम्हारे डेले आंखें इस मोबाइल के सामने से हटते हो। ओहू बड़ी उम्मी अपने मेरे गार्दों को इनकी असली जगह से ही हिलाकर रख दिया है, इस लाठी को घुसा घुसा कर। एक तो गर्मी इतनी है, ऊपर से मामी जमीला के पट्टे तो पहले ही जवाब दे चुके हैं। बेचारी हर टाइम कंधे ऊपर को अलिफाटे ही रखती हैं और चाय पीकर तो रही सही कसर भी निकल जाएगी। मैं तो बस इनका भला ही सोच रही थी। वैसे भी अब अपने घर जाकर लीमू पानी पी ले। बड़ी उम्मी ने एक ही घूरी से नवाजे था और बीनी जल्दी जल्दी बोली थी वो दरअसल उन्हें सांस का प्रॉब्लम भी है ना, तो घर जाते जाते इनकी हालत खराब हो जाएगी और लीमू पानी पीने से इनका सांस भी बहाल हो जाएगा और सेहत के लिए फायदेमंद भी तो होता है ना। तकरीर करने में तो बेनज़ीर से भी दो हाथ आगे हो, जितनी जबान चलती है अगर इतने हाथ भी चला लिया करो तो क्या ही बात है। लोगों की पोतियां काम करती नहीं थकती और एक हमारी हैं काम देखते ही ऐसे भागती हैं जैसे मौत का फरिश्ता देख लिया हो। बेहदीतियां वो अपने दिल की भड़ास निकालती बाहर चली गई थीं। आखिर इनकी भाभी मामी जमीला चाय के बगैर जो चली गई थीं। फरहान जल्दी जल्दी चाय कपों में उंडेल रहा था क्योंकि चाय बनाने की ड्यूटी इसकी थी। चाय की ट्रे थामे वो किचन से निकला ही था जब इसकी नज़र सुबहान पर पड़ी। इसकी आंखें बाहर आने को ही थी कि सुबहान ने इसे अपनी तरफ तकता पाकर शर्मीली सी मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली थी और फरहान दांत पीसता ट्रे टेबल पे पिटकुत्ता इसकी तरफ लपका था। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी नई प्रेस की हुई शर्ट को हाथ लगाने की। वो इसकी गर्दन दबोचती हुए बोला, यार छोड़ दे, क्यों प्रेस खराब कर रहा है। वो अपनी गर्दन छुड़वाते हुए बोला, मैंने रात को इतनी मेहनत से बुश मार मार कर धोई थी और अभी 20 मिनट पहले घंटा लगाकर प्रेस करके आया हूं और तुमने फिर से इसमें समील डाल दी है। चल उतार जल्दी वरना आज तो मेरे हाथों पक्का ज़ाय हो जाएगा। यार किया है, अब हमारे दरमियान तेरी मेरी होगी यही देखने को रह गया था। ये सब देखने से पहले मैं यवनी क्यों नहीं चला गया। आह, वो 19 की हीरोइन की तरह एक्टिंग करते हुए बोला। सुबहान मेरा सब्र मत आजमा, जल्दी से उतार। वो शर्ट के बटन खोलते हुए बोला और सुबहान ने जल्दी से अपनी शर्ट को दोनों हाथों में दबोचा था। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने बड़े भाई की इज्जत पे हाथ डालते हुए। बेटा जी इज्जत पे हाथ तो अब डालूंगा। ये कहते ही फरहान ने इसकी शर्ट को पीछे से खींचा ही था कि अलिफाड़ती हुई चप्पल इसकी कमर को सलामी पेश करती हुई जमीन बोस हुई थी। फरहान ने गर्दन मोड़कर खामोश सिपाही को देखा था जो बिना आहट किए अपना काम कर गया था, लेकिन सीढ़ियों में खड़े मास को देखकर इसके हाथ खुद ब खुद नीचे नर गए थे। वो नींद से सुर्ख होती आंखों से बनियान और ट्राउजर में मौजूद उन्हीं को घोर रहा था। भाई इसकी गलती है, इसने मेरी शर्ट पहनी है। वो कमर मसलता हुआ बोला, शर्ट ही पहन ली, कौन सा क़यामत आ गई है जो यूं जंजाल पूरा बना रखा है घर को। और सुबहान मीसुनी सी हंसी हंसा था और तुम अपने हाथ देखो। सुबहान ने सेकंड में हुक्म की तकमील करते हुए हाथ ऊपर किए थे। सलामत है ना दोनों? जी भाई, फिर खुद से शर्ट प्रेस करके पहनो और फौरन से पहले इसकी शर्ट वापस करो उसे। जी भाई। वो माथे पे बिल डालता शर्ट उतारने लगा था। मैं 5 मिनट में फ्रेश होकर आ रहा हूं, तब तक मुझे तुम दोनों इस हालत में नजर ना आओ। इसके जाते ही फरहान ने इसके बालों पे हमला किया था। सुबहान तो सदमे में ही चला गया था। आखिर इतनी देर में जेल लगाकर बाल सीट किए थे। सुबहान कहाँ पीछे रहने वाला था। इसने शर्ट का अच्छी तरह कचूमर निकाल कर दूसरी तरफ फेंकी थी। वो अपनी मेहनत को रायगा जाता देख गश खा कर गिरने के करीब ही था जब हादी ने इसे आकर थामा था। भाई क्या हो गया है और नाश्ता कहाँ है? वो टेबल पे सिर्फ चाय देखकर हैरान सा बोला, मैंने चाय बना दी है, नाश्ता की बारी सुबहान की थी। इसी से पूछो। वो अपनी उजड़ी हुई हालत में जमीन पे पड़ी अपनी किस्मत को रोती हुई शर्ट को अलिफाटता हुआ बोला, मेरी तो आज जल्दी क्लास है, खुद बना के करते रहूं नाश्ता चाय के साथ।